तो खैर इस एम्प्लॉयमेंट चैप्टर के अंदर बेसिक बातें लास्ट टाइम कर ली थी हम लोगों ने। वो क्या क्या बातें कर ली थी वो एक बार फिर हल्का फुल्का सा कुछ रिकॉल भी कर रहा हूँ मैं। जहाँ सबसे पहले कुछ वर्कर का मतलब पढ़ा था हम लोगों ने कि वर्कर वो हर एक इंसान जो कि काम करता है कोई ना कोई एक इकोनॉमी के अंदर, चाहे वो खुद का काम कर रहा हो चाहे कहीं पर जॉब कर रहा हो, तो वो कोई वर्कर कहलाता था। कुछ एक यहाँ पर ये टर्म्स पढ़ी थी हम लोगों ने, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, ऐसे करके। जहाँ वर्कर कौन है तो या तो खुद का काम कर रहा है यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड, और या फिर कहीं पर हायर है यानी कि एम्प्लॉई है, तो वो हमारे कुछ एम्प्लॉयज रहेंगे, तो वो सभी के सभी वर्कर की कैटेगरी में आते हैं। और जहां अगर हायर्ड वर्कर यानी कि हम कहीं पर अगर नौकरी कर रहे हैं तो या तो टेम्परेरी है नौकरी हमारी, और या फिर टेम्परेरी जो कि है परमानेंट है। तो अगर परमानेंट नौकरी है हमारी तो हम कहलाए जाएंगे रेगुलर वर्कर। और अगर हमें हायर नहीं किया गया है किसी परमानेंट पर्पस के लिए बल्कि टेम्परेरी पर्पस के लिए, कोई मजदूर वगैरह जिनके पास टेम्परेरी नेचर का काम होता है, जिनको आमतौर पर सरकार के बनाए गए सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट भी इतने नहीं मिल पाते हैं, तो वो कुछ कैजुअल वर्कर की कैटेगरी में आते हैं। जहां फिर लास्ट टाइम एक ये डायग्राम वाला क्वेश्चन देखा था हम लोगों ने। और फिलहाल के लिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, जहां हल्का फुल्का सा ये भी बात की थी हम लोगों ने कि कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब क्या होता है। जहां हमने बोला था कि वक्त के साथ में किसी एक इकोनॉमी के अंदर कैजुअल सेक्टर के अंदर परसेंटेज का बढ़ना कहां से, तो जो लोग पहले अपना खुद का काम करते हैं यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना खुद का काम कर रहे हैं, या रेगुलर वर्कर हैं, तो इन दोनों की परसेंटेज कंपैरेटिवली कम होते जाना। यानी रेगुलर वर्कर यानी कि जिनके पास परमानेंट जॉब है, परमानेंट काम है, या जो लोग अपना खुद का काम कर रहे हैं, वो भी वक्त के साथ में कैजुअल सेक्टर के अंदर बढ़ जाना। यानी जिनके पास पहले परमानेंट जॉब है अब उनकी भी टेम्परेरी हो गई, जो अपना खुद का काम कर रहे हैं वो भी कहीं दिहाड़ी मजदूर बनने के लिए मजबूर हैं। तो ऐसे करके अगर किसी भी इकोनॉमी के अंदर एक्सपीरियंस किया जाए तो उस चीज़ को पुकार देते हैं हम कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। जो कि अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। किसी एक इकोनॉमी के अंदर कैजुअल सेक्टर का एक्सेसिवली बढ़ना, कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा वक्त के साथ होते जा रहे हैं जिनके पास परमानेंट जॉब नहीं है, टेम्परेरी जॉब ही है, जिनके पास आज तो खाने को चीज़ें हैं, आज तो करने को काम है, लेकिन अब अगले महीने होगा या नहीं होगा उन्हें पता नहीं है, तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो ऐसे चीज़ों का होना आमतौर पर अच्छा नहीं है। जहां कुछ डेटा हल्का फुल्का सा लर्न कर सकते हैं आप लोग कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड है ये तो आमतौर पर थोड़ा सा टाइम के साथ में डिक्लाइन हुआ है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। और इसके अलावा जो कैजुअल वर्कर हैं उनकी परसेंटेज ओवर द टाइम यानी कि 1970 से लगभग 2012 के आसपास तक उनका बढ़ा है परसेंटेज, जो यही रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या कि धीरे धीरे कैजुअल सेक्टर में ना चाहते हुए भी, चाहते नहीं हैं लोग, ना चाहते हुए भी हमारी जो वर्कर हैं वो आते जा रहे हैं, ऐसे करके बातें। इसके अलावा कई बार पेपर के अंदर इस चैप्टर से स्पेशली केस बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन। हालांकि क्या उसके अंदर कोई फॉर्मूले अप्लाई करने होते हैं? तो नहीं, हल्की फुल्की सी कुछ टेबल्स ही बना के दे देते हैं और आपको तो बस बेसिक एनालिसिस करना होता है। बेसिक एनालिसिस, ज़्यादा इन डेप्थ और भारी भरकम नहीं। जैसे कि ये पेपर में आया हुआ एक क्वेश्चन जिसके अंदर सेक्टर वाइज बातें लिखी हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विसेज सेक्टर। जहां प्राइमरी और सेकेंडरी का वैसे मतलब तो उम्मीद करता हूं जानते हैं हम लोग कि प्राइमरी सेक्टर मतलब हाँ मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, और सेकेंडरी सेक्टर मतलब हाँ मेनली मैन्युफैक्चरिंग, यानी जिसके अंदर फैक्ट्रीज कवर होती हैं। यानी प्राइमरी सेक्टर जहां से रॉ मटेरियल आता है, और सेकेंडरी सेक्टर मतलब जहां पर रॉ मटेरियल प्रोसेस होता है। और सर्विसेज सेक्टर तो जानते ही हैं हम, ये सबको सपोर्ट करने के लिए एडिशनल सर्विसेज, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस, तो ये सब कुछ। अब यहाँ पर ये डेटा दिया हुआ है जो 1994 का, फिर 2000 का, फिर 2012 का। अब इस तरह के क्वेश्चन जब भी पेपर के अंदर आते हैं तो आमतौर पर 3 नंबर के आते हैं। वैसे तो डिजाइन ही साफ तौर पर समझ में आ रहा है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 ही तो बातें हैं, एक एक बात के 1 पॉइंट बोल देंगे, बात बन जाएगी। और क्या बातें कोई भारी भरकम बोलनी है? नहीं, बस यही बता देंगे कि ये ओवर द टाइम बढ़ रहा है कि गिर रहा है, ऐसे करके कुछ, तो बस इतनी बातें बोलनी है हमें। जैसे कि अब ये आंसर मैंने लिखा हुआ है, हम सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे, लेकिन क्या पेपर के अंदर ये लिखा हुआ आएगा? नहीं, पेपर में तो बस ये इतना सा क्वेश्चन आने वाला है, वो तो वक्त बचाने के लिए लिख दिया है, हम सिर्फ और सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स मेनली भरेंगे। जैसे कि गिवन डेटा इंडिकेट कर रहा है कि ओवर द गिवन पीरियड प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स इन अ प्राइमरी सेक्टर है। बताओ प्राइमरी सेक्टर में क्या हो रहा है? प्राइमरी सेक्टर का यहाँ तो 64 है, फिर 60 हुआ, फिर और कम हुआ, तो ये तो डिक्रीज कर रहा है, और वो भी काफी ज्यादा रैपिडली डिक्रीज कर रहा है। और क्या ये चीज हम अपने आसपास भी होते हुए देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर वक्त के साथ बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो कम ही हो रहा है।
कितने ही 12वीं क्लास को पास आउट करने वाले बच्चे होते हैं कि उनका भविष्य, विजन विजन मिशन मतलब क्या कि जिंदगी में क्या करेंगे, फार्मर बनेंगे, किसान बनेंगे, ऐसे करके। तो नहीं, बहुत कम, ना के बराबर, बहुत कम। हाँ, कुछ एक लोग होते हैं जो कि करते हैं कि हाँ नहीं, पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, एग्रीकल्चर की पढ़ाई करेंगे, और फिर थोड़ा सा पेरेंट्स से मनी लेकर कुछ हाई अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, एडवांस फार्मिंग करेंगे। कोई किसान का मतलब ये थोड़ी कि हाँ मतलब कि ये तो कोई डिग्रेडेड बात हुई। तो बहुत से लोगों का विजन मिशन रहता है इस तरीके का, और वो सोचते हैं और वो करते भी हैं, और वो क्या पैसा कमाते हैं, हाँ अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। खैर, मगर ऑब्वियस सी बात है कि ऐसी सोच रखने वाले बहुत कम हैं। तो ओवर द टाइम प्राइमरी सेक्टर आपका डिक्रीज ही कर रहा है। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्टर को तो वैसे अगर ध्यान से देखें तो ये 16 से बढ़कर 24 हो रहा है, और सर्विस सेक्टर को भी देखें तो ये 20 से 26 हो रहा है। तो देखा जाए तो दोनों ही बढ़ रहे हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट शेयर ऑफ बोथ बोथ, चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते थे इन बातों को, बाकी बोथ सेकेंडरी सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर दोनों की ही एक साथ बात लिख दी कि ये तो इंक्रीज ही हो रहा है, हैज इंक्रीज्ड, दोनों इंक्रीज ही हो रहा है। शेयर ऑफ अ सेकेंडरी सेक्टर गोन अप अप्रोक्सीमेटली बाय, यानी कि जो सेकेंडरी सेक्टर है ये 16 से 24 कितना हो रहा है, लगभग 8.3। समझ गए ना कहां से आया ये 8.3, माइनस करके ये 16 और ये 24.3 माइनस कर देंगे तो 8.3। और जबकि कॉरस्पॉन्डिंगली ये जो सर्विस सेक्टर है गोन अप बाय, तो ये वाला यानी ये 20 और ये 26.8, तो यानी कि 6.8। तो बस ऐसे करके बेसिक एनालिसिस ही आपको लिखना होता है, जो काफी ज्यादा आसानी से, यानी अगर लिखना सीख लेते हैं तो ऑब्वियसली लिख पाते हैं। हाँ, अगर लिखना सीखते नहीं है तो लगता है कि अरे पेपर में तो इस बार मुश्किल क्वेश्चन आया था, जबकि क्वेश्चन कितना आसान सा है। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जाने देते हैं ठीक है। इसके अलावा जैसे ये कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स एक टर्म थी, तो ऐसी एक टर्म है हमारी इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, जो लास्ट टाइम भी पढ़ा था कुछ। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स पढ़ा था, तुम तो आए थे, तुम आए थे है ना, जब वहां पे वो आखिरी क्लास है ना। हाँ, याद नहीं आ रहा, भूल गए खैर, तो बेसिकली इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का क्या मतलब होता है, तो जरा सुन लेते हैं। जैसे कैजुअलाइजेशन के हमने अंदर बोला कि हाँ वक्त के साथ में कैजुअल सेक्टर का बढ़ना, तो ऐसे ही यहां पर कुछ बातें हैं इनफॉर्मल सेक्टर का बढ़ना। टेक्निकली एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी वर्कर हैं वो किसी ना किसी सेक्टर को बिलोंग कर रहे होते हैं। सेक्टर मतलब या तो आइदर फॉर्मल सेक्टर को वो बिलोंग कर रहे होंगे, और या फिर इनफॉर्मल सेक्टर को बिलोंग कर रहे होंगे। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब क्या हम लोग जानते हैं या नहीं, तो हाँ हल्का फुल्का सा कुछ वैसे बीएसटी में भी पढ़ा तो है हमने कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जहां रूल्स एंड रेगुलेशंस, अथॉरिटी, ऑफिशियल बातें आती हैं। इनफॉर्मल मतलब जहां रूल्स के बिना कुछ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशन की बातें करते हैं। हालांकि यहां पर सेम टू सेम बात तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन हाँ हल्की फुल्की सी है। यानी कुछ वर्कर तो ऐसी जगह काम कर रहे होते हैं जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, जहां सरकार के द्वारा बनाए गए जितने भी लेबर लॉज हैं वो फॉलो होते हैं, तो वो होता है फॉर्मल सेक्टर। और जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होते, सरकार के द्वारा बनाए गए लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट जहां नहीं मिलते, जैसे रूरल एरिया, देहात के अंदर अगर कहीं एम्प्लॉय यानी मजदूरों को टॉर्चर, एक्सप्लॉयटेशन यानी उनको मिनिमम वेजेस तक नहीं दी जा रही। मिनिमम वेजेस मतलब अब वो कितनी है वो बात नहीं पूछ रहा। मिनिमम वेजेस मतलब कि सरकार के द्वारा हर एक इकोनॉमी के अंदर ये भी तो तय किया जाता है कि बेसिकली हर एक वर्कर जिससे भी आप काम करा रहे हो, किसी भी पर्सन से आप काम करा रहे हो, तो मिनिमम टू मिनिमम इतना पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। सरकार ने क्लासिफिकेशन किया हुआ है इस तरह की चीजों का कि अगर स्किल्ड नेचर का काम करा रहे हो तो मिनिमम इतना देना पड़ेगा, अनस्किल्ड काम करा रहे हो तो मिनिमम इतना देना पड़ेगा, सेमी स्किल्ड काम करा रहे हो जिसमें थोड़ी स्किल की जरूरत है तो मिनिमम इतना देना पड़ेगा। वो कितना, उस पे नहीं जाते फिलहाल। मुद्दे की बात कि मिनिमम वेजेस तो देनी चाहिए, लेकिन क्या पता हो सकता है कि कहीं गांव देहात, रूरल एरियाज के अंदर किसी कोने में वर्कर का एक्सेसिवली एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कि मिनिमम वेजेस भी नहीं दी जा रही, पूरे दिन में एक बार सिर्फ खाने को दे देते हैं, बात खत्म वेजेस के नाम पे, और कुछ नहीं दे रहे हैं। तो वहां पर तो रूल्स एंड रेगुलेशन की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ रही हैं। तो मुद्दे की बात की इनफॉर्मल सेक्टर ये अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। बीएसटी के अंदर तो फिर भी हम लोग पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं हम, फॉर्मल होना चाहिए कि इनफॉर्मल, और क्या इनफॉर्मल होना ही नहीं चाहिए।
तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग तो पढ़ते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक्सेसिवली फॉर्मल हो जाए और ना ऐसा भी ना हो कि एक्सेसिवली इनफॉर्मल हो जाए, पता लगा एम्प्लॉय बॉस के कंधे पे कि और कैसे हो तो इतना भी इनफॉर्मल ना हो जाए, ठीक है। और एक्सेसिवली फॉर्मल हो जाना यानी कि एक्सेसिवली रूल्स को फॉलो करना, कि बोला नहीं था 10 बजे ऑफिस आना है, 5 मिनट भी लेट क्यों हो गए, वो बोल रहा है मम्मी की तबीयत खराब है, लेकिन नहीं 5 मिनट भी क्यों लेट हो गए। तो कुल मिला के एक्सेसिवली रूल्स और मतलब इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं, यानी कि एक्सेसिवली स्ट्रिक्टनेस भी तो अच्छी नहीं होती। तो बीएसटी के अंदर तो पढ़ते हैं हम फॉर्मल इनफॉर्मल बैलेंस्ड होना चाहिए, जहां फॉर्मल ज्यादा होना चाहिए ऑब्वियस सी बात है, इनफॉर्मल कम होना चाहिए। जैसे फॉर्मल इनफॉर्मल तो हर जगह ही होता है ना, क्या घर में नहीं होता फॉर्मल इनफॉर्मल? घर में कोई फॉर्मल बातें नहीं है कि कोई रूल है तो कि सुबह जल्दी उठ जाइए करो, है ना, कि पड़े रहते हो उठते ही नहीं हो, और हर चीज का अपना वक्त भी है खाना खाने का, है ना, 2 बजे 3 बजे, अब शाम के 5 बज गए, मम्मी बोले जा रही है खाना खा लो, खा ही नहीं रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि घर पर भी फॉर्मल चीजें हैं, क्या कुछ एक रूल्स हैं या नहीं? हाँ हैं। हाँ वो बात अलग है, उनके अंदर स्ट्रिक्टनेस इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन रूल्स होते तो हैं। अब बोलते तो हैं खाने के बाद किचन में जाके बर्तन रख के आ जाओ, वहीं पड़े हुए हैं, क्या खा के वहीं सरका दिए साइड में, ठीक है, 2 दिन पहले का वो ग्लास चाय का रखा हुआ है ऐसे ही घर में, ठीक है। तो ये चीजें रूल्स ही तो हैं कि ये रख के आने हैं किचन के अंदर, तो ये रूल्स ये इतनी स्ट्रिक्टनेस के साथ फॉलो नहीं होते। यानी घरों के अंदर भी क्या फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों है? हाँ, इनफॉर्मल ज्यादा है, फॉर्मल कम है, लेकिन ऑफिसेज के अंदर फॉर्मल ज्यादा है, इनफॉर्मल थोड़ा सा है, ठीक है। लेकिन यहां अगर इकोनॉमिक्स में यहां इस टॉपिक के अंदर बात करें तो यहां पर तो सीधी सीधी सी बातें हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर आमतौर पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, फॉर्मल सेक्टर अच्छा है। यहां तो फॉर्मल सेक्टर का मतलब जहां रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं, सरकार के द्वारा बनाए गए लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट उन लोगों को मिलते हैं जो हर बार मिलने चाहिए, हर सिचुएशन में मिलने चाहिए। और इनफॉर्मल सेक्टर जहां नहीं मिलते उन्हें किसी तरह के बेनिफिट, मिनिमम वेजेस वगैरह वगैरह। एक इकोनॉमी के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि सरकार का तो सपना यही है कि ये इनफॉर्मल सेक्टर तो खत्म ही हो जाए, बात खत्म। हर जगह ऐसा होना चाहिए, पूरी तरह से फॉर्मल होना चाहिए कि हर जगह रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो, हमारे द्वारा बनाए गए कानून माने जाएं, सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट सभी को मिले, मिनिमम वेजेस सभी को मिले, तो 100% फॉर्मल होना चाहिए। लेकिन होता क्या है? तो आमतौर पे तो होता तो ये है, होता तो क्या है, होता तो ये है आमतौर पर एक इकोनॉमी के अंदर वक्त के साथ में ओवर द टाइम इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ता जा रहा है, यानी फॉर्मल सेक्टर डेक्लाइन होता जा रहा है। और इस तरह से इनफॉर्मल सेक्टर का बढ़ना ही इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स है। तो इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब इनफॉर्मल सेक्टर का बढ़ना, यानी इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर टू द टोटल वर्कफोर्स वो वक्त के साथ में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और अगर इसका प्रोपोर्शन बढ़ता जा रहा है तो इनका गिरता जा रहा होगा। जैसे लास्ट टाइम जब हम पढ़ रहे थे तो तब हमने बोला था भाई अगर 100% वर्कर की बात करें तो कितने परसेंट फॉर्मल में होंगे और कितने इनफॉर्मल में? सरकार का सपना तो यही है कि 100% फॉर्मल होना चाहिए, इनफॉर्मल 0%। लेकिन है क्या, याद है? परसेंटेज, रियल परसेंटेज की बात कर रहा हूं तो क्या 60-40 ना, परसेंटेज तो बहुत खतरनाक है। फॉर्मल सेक्टर महज 6% याद आई, और इनफॉर्मल सेक्टर 94%। और सोचो सपना क्या है कि फॉर्मल 100% होना चाहिए। वो सपना कब साकार होगा? करंट डेटा के हिसाब से तो वो सपना पता नहीं, धरती ही तबाह हो जाएगी शायद उस दिन होगा। ठीक है, वो जाने देते हैं, वो कम से कम किसी स्टेट ने तो अचीव कर लिया। ठीक है, मैं भी इंडिया की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी स्टेट ने तो अचीव कर लिया, ये बात कर रहा हूँ मैं। खैर, तो जाने देते हैं। तो खैर कुल मिला के जो रियल डेटा है वो तो जो चाहते हैं हम उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा अजीब और बहुत ज़्यादा है ना खतरनाक सा है। तो ये वाली बातें याद रखना है। इसके अलावा लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि पेपर के अंदर 1-2 बार इसका डिफरेंस भी आया हुआ है कि फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है। जहां पर डिफरेंस ये जो अभी तक की हमने बातें की उन्हीं के बेस पे हम लिखते हैं। हाँ, जहां कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉय की टर्म में भी बातें थी कि अगर आमतौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतने से कम एम्प्लॉय हो तो उसको इनफॉर्मल सेक्टर पुकारते हैं, इतने से ज्यादा एम्प्लॉय हो तो उसको फॉर्मल सेक्टर पुकारते हैं। कितनी थी कि इतने से ज्यादा एम्प्लॉय हो तो फॉर्मल सेक्टर रहेगा, फॉर्मल सेक्टर रहेगा। हाँ बिल्कुल, 10 से ज्यादा। तो अगर 10 से ज्यादा एम्प्लॉय होंगे
तो ऐसे सिचुएशन में रूल्स एंड रेगुलेशन उनको मानने चाहिए, वो फॉर्मल सेक्टर का हिस्सा होगा। और अगर 10 से कम एम्प्लॉई हैं तो इट्स ओके, सरकार की तरफ से कोई बंदिशें नहीं है, अगर आप रूल्स फॉलो ना भी करें तो चलेगा काम। तो हालांकि ये एक थ्योरेटिकली स्टेटमेंट है, ध्यान रखना, असल जिंदगी में तो 10 से ज्यादा भी होते हैं फिर भी वो रूल्स नहीं मानते, ठीक है, और वगैरह वगैरह की बात। चलो खैर, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक और केस बेस्ड क्वेश्चन। और ये जो ये वाला केस बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरह के केस बेस्ड क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा बार आने वाले हैं, ध्यान रखना। जहां इस तरह का केस बेस्ड क्वेश्चन, जहां वर्कफोर्स का बाइफर्केशन आपको दिया हुआ है दो एट्रीब्यूट की फॉर्म में, एक मेल फीमेल और दूसरा रूरल अर्बन, यानी टेक्निकली वर्कफोर्स का जो बाइफर्केशन दिया हुआ है वो आपके दो एट्रीब्यूट के बेस पे दिया हुआ है, एक मेल फीमेल और एक रूरल और एक अर्बन। वैसे आमतौर पर, वैसे अगर बेसिक बात भी देखी जाए, अगर 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 मैं बात करूं रूरल अर्बन में ज्यादा कौन होगा, रूरल की अर्बन, यानी मैक्सिमम वर्कफोर्स कहां होगी, रूरल एरियाज में या अर्बन एरियाज में। चलो खैर, तो सुन लेते हैं। जो मैं बात कर रहा था कि वर्कफोर्स आमतौर पर वर्कफोर्स में रूरल का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा या अर्बन का, तो तुम लोग क्या 50-50% चल रहा था कि आधे जवाब दे रहे हो रूरल आधे अर्बन है। तो ध्यान रखना कि रूरल का ही प्रोपोर्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अर्बन। हालांकि इसका कारण क्या रहेगा, कारण क्या रहेगा, हल्का सा कुछ बोलें तो। देखो यहां फॉर्मल और इनफॉर्मल की तो बात ही नहीं चल रही, यहां पर तो वर्कफोर्स की बात चल रही है। और वर्कफोर्स में कौन लोग आते हैं, वर्कफोर्स में वो लोग आते हैं जो काम कर रहे हैं। एक बात बताओ, क्या यहां ये वाली बात चल रही है कि कहां बड़े बड़े लोग रहते हैं कहां अमीर लोग रहते हैं और कहां गरीब लोग रहते हैं, तो ऑब्वियसली नहीं। यहां पर तो बात ये चल रही है कि जो लोग काम करते हैं, चाहे किसी भी लेवल का काम कर रहे हो, छोटे तबके का काम कर रहे हैं, हाई लेवल काम कर रहे हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं वो कहां ज्यादा हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि हमारी कंट्री का एरिया वाइज अगर बात करूं तो मैक्सिमम एरिया अर्बन है या रूरल, तो मैक्सिमम एरिया तो रूरल ही है। अर्बन एरिया तो थोड़ा सा है, छोटा सा है। अर्बन एरिया के नाम पर अगर सिटीज भी गिनना शुरू करें, एक बात बताओ, हमारी कंट्री में स्टेट कितने हैं, सही बात है। और अगर मेजर सिटीज भी गिनना शुरू करोगे, वाकई में कह रहा हूं, तुम 28 तक भी पहुंच जाओ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जबकि सिटी तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अर्बन एरिया जो सिटी है वो तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अर्बन एरिया, जो अर्बन एरिया जिसे हम बोलते हैं, उसको गिनने पर अगर आप आओगे, आओ गिनना शुरू करें, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद, जयपुर, पुणे, हैदराबाद, 28 पे पहुंचना है, सोचो। हाँ कोलकाता, चलो बोल लेते हैं कोलकाता, ठीक है। और अपना बिहार का पटना, गया बोल लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि देखो, और इतने सारे जो ये सारे सारे स्टेट हैं, अब जैसे मुंबई हमने बोला, कौन से स्टेट में है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कितना बड़ा है, क्या मैप पे दिखता है आपको, हाँ मैप पे दिखता है, लेकिन क्या मुंबई जल्दी से मैप पे दिखती है, इतनी छोटी सी मुंबई है। रेस्ट महाराष्ट्र का क्या रेस्ट महाराष्ट्र के अंदर और भी सिटीज हैं या नहीं, तो यस हैं, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं है। बाकी इतने सारे लंबे चौड़े एरिया का क्या, अब राजस्थान के अंदर भी थोड़ी बहुत सिटीज हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन वो रेस्ट एरिया का क्या, इतने सारे एरिया हैं जहां पर गांव से लेकर छोटी छोटी सिटीज हैं जिसको टेक्निकली अर्बन में क्लासिफाई नहीं किया जाता। जब एक आमतौर पर हम माना जिस एरिया में रह रहे हैं ये अर्बन एरिया है, लेकिन भैया थोड़ा ऐसे करके सोचना चाहिए कि पूरी इंडिया लेवल पर तो जब हम बात करेंगे तो मैक्सिमम एरिया आपका रूरल एरिया ही है, अर्बन एरिया नहीं है। अर्बनाइजेशन होना चाहिए, अर्बन एरिया ज्यादा होने चाहिए, हालांकि वो बात अलग है, उनसे दूसरी दिक्कतें होती है, वो एनवायरनमेंट वगैरह उसको साइड कर देते हैं, बट अदरवाइज आमतौर पर तो अर्बन एरिया ज्यादा होना चाहिए, लेकिन जो ज्यादा नहीं है। हमारी कंट्री के अंदर क्या ज्यादा है, रूरल एरिया ज्यादा है। जब रूरल एरिया ज्यादा है तो उसमें काम कर रहे लोग वो रूरल में ही काउंट होंगे, तो वही लोग ज्यादा होंगे वर्कफोर्स के अंदर। अर्बन एरिया क्योंकि कम है तो अर्बन एरिया में काम करने वाले लोग भी कम ही हैं। यहां वो बात नहीं चल रही कि बड़ी बड़ी कंपनीज कहां होती हैं, वो तो ऑब्वियसली अर्बन एरिया में ज्यादा होती हैं, तो बड़ी और छोटी की बात ही नहीं चल रही, काम करने वाले लोगों की बात चल रही है, वो तो रूरल में भी है अर्बन में भी है, क्योंकि रूरल एरिया ज्यादा है, एग्रीकल्चर का काम ज्यादा होता है, वहां पर लोगों की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो वहीं पर ही कुल मिला के ज्यादा वर्कफोर्स एग्जिस्ट करती है। तो जो मैंने पहले कहा था कि एक एट्रीब्यूट तो है रूरल अर्बन, तो उसमें तो किसका ज्यादा है, रूरल का, कारण रूरल एरिया ज्यादा है, इसलिए रूरल वर्कफोर्स ज्यादा है। अगली बात, मेल फीमेल, मेल ज्यादा होंगे कि फीमेल,
हाँ, इस पे तो मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि मेल ही ज्यादा होंगे, फीमेल तो कम है। और इसका कारण, कारण तो कुछ सोसाइटल कारण बनेंगे, है ना, कि भाई आमतौर पर हमारी सोसाइटल स्ट्रक्चर ऐसा है कि फीमेल को इतना ज़्यादा एनकरेज नहीं किया जाता। किस चीज़ के लिए? एजुकेशन के लिए। तो अब स्टिल फिर भी काफ़ी 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 पॉजिटिव इम्पैक्ट आ चुका है, हालांकि अभी भी क्या पूरी तरीके से आ चुका है? नहीं, लेकिन एजुकेशन को लेके तो एटलीस्ट काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ चुका है। लेकिन वर्क फोर्स की बात चल रही है कि कितने लोग वर्किंग हैं। अपने आसपास में भी ऑब्वियसली बात है कि हम लोग देख सकते हैं कि कितने ही पेरेंट्स और कितने ही कपल ऐसे होते हैं, कैसे कि या तो जहां दोनों वर्किंग हो और या जहां उल्टा हो रहा हो, यानी कि फीमेल बाहर काम कर रही है और मेल घर में काम कर रहा है, तो ना के बराबर। और इवन दोनों कपल वर्किंग जहां हो तो ऐसे भी क्या दिखते हैं या नहीं, मिलते हैं या नहीं? तो हाँ मिलते हैं, लेकिन कितने मिलते हैं? बहुत कम। हाँ, कंपैरेटिवली काफ़ी कम। तो इसके कारण तो कहीं ना कहीं सोसाइटल कारण रहते हैं कि फीमेल को एनकरेजमेंट के लिए इतने ज़्यादा मौके नहीं मिलते वगैरह वगैरह की बातें कुछ एक। खैर, तो इस तरह के क्वेश्चन को अंदर आंसर कैसे करते हैं तो जरा सुन लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी अगर पेपर के अंदर आया तो हमेशा जो आएगा वो 3 से 4 नंबर का ही आएगा, तो अकॉर्डिंगली आप कुछ 3 या 4 पॉइंट ही बनाएंगे। और जहां क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा, तो पहला बुलेट हम लोग बना देंगे वही रूरल वर्सेस अर्बन, रूरल वर्सेस अर्बन। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हम बना देंगे मेल वर्सेस फीमेल। तीसरा पॉइंट भी कुछ बना देंगे, बिल्कुल बनाएंगे, अभी देखेंगे कि क्या मेल वर्सेस मेल या फीमेल वर्सेस फीमेल। यानी मेल वर्सेस मेल का मतलब कि मेल अर्बन में ज्यादा है या मेल रूरल में ज्यादा है। फीमेल का भी बनाया जा सकता है फीमेल वर्सेस फीमेल, यानी फीमेल अर्बन में ज्यादा है कि फीमेल रूरल में ज्यादा है। हालांकि चलो इसी की बात करता हूं मैं कि फीमेल वर्सेस फीमेल, फीमेल कहां ज्यादा होंगी? फीमेल कहां ज्यादा होंगी वर्कफोर्स में? हाँ, ये रूलर नहीं, ये रूलर क्या बोल रहे हो बार बार? रूरल, हाँ आराम से बोले हाँ, तो हाँ रूरल एरिया के अंदर ज्यादा होंगी या अर्बन एरिया के अंदर? रूरल ही ना नोडल है। तो रूरल एरिया के अंदर फीमेल का वर्कफोर्स ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू अर्बन फीमेल। और कारण क्या रहता है इसका? कारण क्या बोलेंगे वैसे हम? हाँ, अर्बन एरिया के अंदर जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अर्बन एरिया के अंदर जो मेल काम कर रहा होगा उसका इनकम प्रोस्पेक्ट्स आमतौर पर थोड़ा कंपेरेटिवली बेटर होता है। तो जिसकी वजह से आमतौर पर घरों में भी तो यही नहीं बोल दिया जाता, ज्यादातर केसेस में फीमेल को क्या उसकी सास बोलती है, क्या जरूरत है, बेटा कमा रहा है, क्या ही जरूरत है तुम्हें काम करने की आमतौर पर एक मोस्ट कॉमन डायलॉग जो कि ज्यादातर घरों के अंदर बोल दिया जाता है कि क्या ही जरूरत है तुम्हें पैसा कमाने की, बेटा तो है वो कर रहा है, तुम घर को संभालो। खैर, और जबकि रूरल एरिया के अंदर तो क्योंकि जो मेल है क्या वो इनकम अर्न करता है, हाँ, लेकिन क्या उसकी इनकम बहुत ज्यादा होती है? आमतौर पर नहीं, हालांकि क्या सभी केसेस में ना, आमतौर पर कम रहती है। तो उस सिचुएशन में इनकम को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए तो रूरल एरिया में कुछ कुछ थोड़े बहुत छोटे छोटे काम फीमेल भी कर लेती हैं, कुछ भी डेयरिंग, वो गाय भैंस, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, बी कीपिंग या मिट्टी के बर्तन बनाना, चूड़ियां बनाना, मतलब इस तरह के कोई भी जो काम होंगे वो कर लेती हैं। अर्बन एरिया के अंदर तो ये काम नहीं होते। यहां पर तो ज्यादातर अगर फीमेल कभी काम करने की सोचेंगे भी तो ज्यादातर केसेस में तो यही कि हम कहीं जॉब कर लेते हैं और वो सोसाइटल फैक्टर के आ जाने की वजह से वो फिर हो नहीं पाती है ऐसा। हाँ, कहीं ना कहीं मतलब ग्राउंड लेवल पे अगेन कि ज्यादातर केसेस में, मैं बोलता बहुत सोच समझ के, ज्यादातर केसेस में बोल रहा हूं मैं, हर केस में नहीं। बहुत फीमेल काम करती हैं, बहुत सास अच्छी होती हैं, वो प्रमोट करती हैं अपनी बहुओं को वगैरह वगैरह। हाँ हाँ, क्या प्रमोट करती हैं? क्या टॉर्चर करती हैं अरे टॉर्चर करती हैं। चलो खैर, तो जैसे कि अब अगर इस क्वेश्चन को लिखना है तो जरा आराम से, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट हमने बोला था कि रूरल वर्सेस अर्बन, तो उसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ रूरल और अर्बन को कंपेयर करना है। तो रूरल का जो टोटल है ये रहा 194 और अर्बन का जो टोटल है कितना 39, तो सिर्फ इसको कंपेयर करना है हम लोगों को, ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली लिख देंगे हम क्या, सबसे पहले तो ऑब्वियसली रूरल का ज्यादा है, कितना है 194 है। तो टोटल वर्कफोर्स इन 1972 से 73,
तो टोटल कितनी थी, तो टोटल कर लेते हैं, टोटल कितनी थी, कितनी है ये कुछ 233, तो 233 वो भी मिलियन, तो 233 मिलियन, और आउट ऑफ विच मेजर पोर्शन कितना, तो मेजर पोर्शन रूरल एरिया का है 194 मिलियन। हालांकि इसमें अभी एक छोटी सी एक और बात बोलूंगा मैं, जरा सुन लीजिएगा वो बात भी। तो मेजर जो पोर्शन है वो 194 मिलियन है जो बिलोंग करता है रूरल पॉपुलेशन को, और रेस्ट कितना है 39 मिलियन, तो रेस्ट जो कि है वो है 39 मिलियन जो बिलोंग करता है अर्बन एरिया को। हालांकि फिर आखिरी में ऐसा थोड़ी ना कि जो बस दिख रहा है वो लिख दिया, बात खत्म, आखिरी में हल्का फुल्का सा कुछ कारण भी कि इट हैपेंड, यानी कि ये क्यों होता है, तो बिकॉज ए मेजोरिटी ऑफ अ रूरल पॉपुलेशन वो रहती है और एंगेज है एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज के अंदर, तो इस कारण से ऐसा है। इसके अलावा ऐसे ही अगला पॉइंट बना देंगे जहां मेल और फीमेल, जहां मेल और फीमेल के अंदर अगेन अब तो मेल का टोटल, ये वाला कॉलम देखना है क्या, मेल देखते हुए रूरल अर्बन ऐसे देखना है हमें, नहीं, खाली मेल का टोटल करें, मेल का टोटल कितना है 157, और फीमेल का टोटल कितना है 76। और ऑब्वियस सी बात है कि देखो रूरल अर्बन का टोटल कितना था 33, तो मेल फीमेल का भी टोटल कितना होगा, यही होगा, तो इसका टोटल ये होगा ही होगा। तो कुल मिला के मोर प्रोपोर्शन किसका, मेल का। कारण शुरुआत में ही लिख दिया, मेल यूज टू डोमिनेट, मेल आमतौर पर डोमिनेट करते हैं वर्कफोर्स के अंदर, दोनों जगह, इवन रूरल एरियाज में भी अर्बन एरियाज के अंदर भी। रूरल वर्कफोर्स कंप्राइज ऑफ, यानी कि अगर मैं रूरल वर्कफोर्स की बात करूं तो रूरल में तो कितना है 125, तो 125 मिलियन एज कंपेयर टू जस्ट कितनी है फीमेल, हाँ 69, तो 69 मिलियन, सही बात है। और फिर उसके बाद में ऑन दी अदर हैंड अर्बन एरिया के अंदर तो बात करें तो अगेन कंप्राइज कितने मेल, तो 32 मिलियन, और इसके अलावा फीमेल वर्कर कितनी है, तो जस्ट 7 मिलियन, तो ऐसे करके। और पार्टिसिपेशन आगे थोड़ा सा वही कि कारण देना पड़ेगा आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो थोड़ा सा कि पार्टिसिपेशन ऑफ मेल वर्कर इज हाई, वाज हाई, क्यों due to lack of opportunities available to women for acquiring their education, and female worker are often confined to household work only। confined मतलब committed, अरे ना, इतना पॉजिटिव शब्द नहीं है ये। कन्फाइंड का मतलब सीमित कर देना, कन्फाइंड का मतलब किसी के ऊपर लिमिट लगा देना, तो यानी कि फीमेल वर्कर ऑफन कन्फाइंड, सीमित हो जाती हैं, यानी उनके ऊपर बाधाएं डाल देते हैं, रेस्ट्रिक्शन डाल देते हैं कि करो यही क्या हाउस होल्ड वर्क, ठीक है। इसके अलावा मोर प्रोपोर्शन टू रूरल फीमेल, यानी कि अब क्योंकि ये 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली एक और बुलेट तो बनाना पड़ेगा, जहां अगला बुलेट इन यहां पर बनाया हुआ है फीमेल वर्सेस फीमेल, तो फीमेल वर्सेस फीमेल जिसके अंदर हम रूरल फीमेल और अर्बन फीमेल का ही सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन देंगे। जहां फीमेल के अंदर अगर देखते हैं तो ऑब्वियसली ये रूरल फीमेल काफी ज्यादा है, अर्बन फीमेल बहुत कम है। तो फीमेल इन रूरल एरियाज फॉर्म्ड 69 मिलियन, तो 69 मिलियन, और जबकि एज कंपेयर टू जस्ट कितनी, जस्ट 7 मिलियन। इसका भी कारण अगर आप चाहो तो आगे लिख सकते हैं, और जो कि कारण क्या बनेगा, क्योंकि आमतौर पर रूरल एरिया के अंदर एक जो इनकम फ्रॉम मेल वर्कर है वो सफिशिएंट नहीं होती, तो उसको सपोर्ट करने के लिए, एनहांस करने के लिए फीमेल वर्कफोर्स के अंदर एंगेज हो जाती हैं। अर्बन एरिया में देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट, तो ऐसे करके बात है। क्यों नहीं लिखी, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगी, वही बातें आखिरी में बोलनी थी, बोल लूं, क्योंकि क्वेश्चन मिलियन में है, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन का आंसर तो करना है इसी तरीके से। हालांकि मेरे हिसाब से आपको पेपर में जब कहीं भी ये क्वेश्चन करना है तो इस तरीके से पूरा कंटेंट लिखना है, और अगर आखिरी में वक्त बचे, जो बच भी जाता है काफी बार, अगर आखिरी में वक्त बचे तो भाई इनकी कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज भी आप अगर निकाल पाओ तो निकाल लेना। परसेंटेज कैसे निकलती है तो जरा सुन लेते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए रेलेवेंट आइटम को टोटल से डिवाइड करते हैं और इनटू 100 करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल शुरुआत में हम रूरल वर्सेस अर्बन कर रहे थे, तो टोटल कितना था 233, तो ये पहले नंबर की परसेंटेज अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करोगे, 194 को
233 से डिवाइड करोगे इंटू 100 करोगे तो आपके पहली चीज की परसेंटेज आएगी। दूसरी चीज की परसेंटेज निकालने के लिए 39 को 233 से डिवाइड करेंगे इंटू 100 करेंगे। या फिर आप ये भी काम कर सकते हो कि पहले वाली परसेंटेज निकाल के दूसरी वाली पता करने के लिए 100 में से माइनस कर लें। हालांकि वो बात अलग है कि ये परसेंटेज निकालने में अरे कहाँ, वो गंदी गंदी कैलकुलेशन, वक्त तो काफ़ी जाएगा। तो इसलिए ही इनिशियली तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि भाई आप पेरेंटली आपको जब कहीं भी ये क्वेश्चन करना है तो पहले तो आप फिगर 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 ही लिख लें, थोड़ा बहुत स्पेस छोड़ दें कि अगर बाद में परसेंटेज का वक्त मिला तो जितनी कैलकुलेट कर पाए आपने लिख दी, अदरवाइज नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा काम, क्योंकि वरना तो परसेंटेज कैलकुलेट करने शुरुआत में ही बैठ गए तो गए काम से। मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन होगा 4 नंबर का और लगे रहोगे 15-20 मिनट तक, इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। मगर लिखने का सिर्फ और सिर्फ तरीका देखो ना, यहाँ याद नहीं करना, सिर्फ तरीका देखना है तुम्हें। कोई नहीं, चलो आओ आगे देखें। देन इसके बाद में जो आगे का कंटेंट है वो तो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा आसान है इस चैप्टर का, जरा इधर ध्यान लगा लें। तो बेसिकली मान के चलो इस चैप्टर के अंदर जितनी भी टेक्निकल बातें थी वो बस अब तक ही थी। अब के बाद में तो जितना भी आगे का कंटेंट है वो सारा का सारा आसान कंटेंट। जैसे कि शुरुआत में बोला था कि कुछ 9वीं क्लास का पढ़ा हुआ कंटेंट की अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, कितने तरह की होती है, अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या कारण होते हैं और क्या किया जाना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या कम हो पाए। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब तो उम्मीद करता हूं जानते ही हैं, ये वही वाली ना क्या कि इट रेफर्स टू ए सिचुएशन जब लोग काम करना चाहते हैं, विलिंग एबल टू वर्क, काम कर सकते हैं, काम करना चाहते हैं, काम कर सकते भी हैं, एट एग्जिस्टिंग वेज रेट बट डू नॉट गेट वर्क। तो ये कुछ 3 कीवर्ड होते थे, विलिंग, एबल, टू वर्क, काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा है। इसके अलावा आमतौर पर अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है वो आमतौर पर कुछ इन सोर्सेस से मिलता है, सेंसस ऑफ इंडिया, एनएसएसओ वगैरह वगैरह की बातें, ये कुछ खास बातें नहीं। देन उसके बाद में टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जहां नॉर्मली अगर बात की जाए तो एक रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो नाम से सजेस्ट होता है रूरल एरिया के अंदर एग्जिस्ट कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट को रूरल अनएम्प्लॉयमेंट पुकारेंगे। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो अर्बन एरिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाएगी, जहां क्या क्या है जरा सुन लेते हैं। अब आमतौर पर रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ये तो नाम से सजेस्ट होता है कि अगर रूरल एरिया में कुछ लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो कि सीजन बेस्ड इंडस्ट्री पे हैं, किसी फार्मिंग का काम हो सकता है या कुछ भी, तो सीजन पे अगर डिपेंड कर रहा है तो जब सीजन आता है, जब पीक सीजन होता है तब तो वो एम्प्लॉयड होते हैं, लेकिन जब ऑफ सीजन होता है तो तब वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो कुल मिला के यही है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इट रेफर्स टू ए सिचुएशन जब नंबर ऑफ पर्सन्स आर एबल टू फाइंड अ जॉब इन अ पर्टिकुलर सीजन, तो सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन में वो काम ढूंढ सकते हैं, जब ऑफ सीजन होगा तो तब वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो ना चाहते हुए भी कुछ और काम ढूंढना पड़ता है उन लोगों को, तो जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं, ऐसे करके बोल सकते हैं। इसके अलावा ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी कुछ बचपन में पढ़ा तो था हमने, क्या होती थी हम बताओ। हाँ जी, क्या होती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? कुछ तो होती है, अरे भूल गए क्या बात कर रहे हैं। हाँ सही बात है कि आमतौर पर ये एग्रीकल्चर में देखी जाती है, इसलिए ही तो ये रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में है। हाँ उनकी ज़रूरत नहीं होती, यानी कि आमतौर पर ये एग्रीकल्चर में देखी जाती है। और वो क्या कि जब किसी भी एक जगह पर जितने लोग सफिशिएंट थे, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फील्ड, एक खेत, जहां पर अगर सपोज करो मिलके कुछ 5 लोग काम करें तो ठीक ठाक काम हो जाएगा, आराम से सही स्पीड से काम हो जाएगा, सही क्वालिटी का काम हो जाएगा, फसलें उग जाएंगी, इरिगेशन हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, फैमिली में 5 नहीं 6 भाई हैं। अब 6 भाई हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो छठा भाई भी वहीं पर ही एंगेज होगा, क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया होगा शायद सही तरह से चीजों को। तो उस सिचुएशन के अंदर वो 6 के 6 लोग काम कर रहे होंगे उस फील्ड पर जहां 5 काफी थे। क्या वो छठे के आ जाने से कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी आ जाएगी? नहीं। हाँ बस हल्का फुल्का सा ये रहेगा, वो जो 5 अगर वो अपनी फुल एफिशिएंसी से काम करते, तो अब क्योंकि 6 लोग मौजूद हैं तो वो फुल एफिशिएंसी से काम नहीं करेंगे, बीच बीच में रेस्ट भी कर लेंगे, आराम भी कर लेंगे, अननेसेसरी आराम। ठीक है, अननेसेसरी आराम। नेसेसरी आराम तो हर कोई करता है, तो अननेसेसरी आराम भी कर लेंगे कि हाँ ठीक है ये तो बैठा ही हुआ है ये कर लेगा, आराम से काम कंफर्टेबली करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है
कि इस तरह की सिचुएशन को ही हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पुकारते हैं। डिस्गाइज्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? छुपी हुई, हिडन। आमतौर पर जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ये तो सबसे खतरनाक सिचुएशन होती है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि वैसे जो नॉर्मल एक अनएम्प्लॉयमेंट है, कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट? जहां इंसान काम कर सकता है, काम करना चाहता है, बट काम नहीं मिल रहा है। वो तो चीख रहा होगा ना, वो तो बता रहा होगा मुझे काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा। तो उसका तो सॉल्यूशन दे सकती है सरकार, लेकिन कुल मिला के इसको एनालाइज करना कि हाँ कहीं पर भी जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ये आइडेंटिफाई करना तो बहुत ज्यादा ट्रिकी और डिफिकल्ट काम है जब एक इकोनॉमी लेवल पर बात आती है। तो आमतौर पर इसको तो आइडेंटिफाई करना ही काफी ज्यादा डिफिकल्ट काम है। एग्रीकल्चर सेक्टर में तो ये पाई जाती है, कई बार हो सकता है कि किसी इंडस्ट्री में भी हो सकता है कि ये पाई जाए कि एक मशीन को रन करने के लिए शायद 2 लोग काफी थे, लेकिन फिर भी 3 लोग लगे हुए हैं, 4 लोग लगे हुए हैं। उन लोगों ने बॉस को पागल बनाया हुआ, वो कह रहे हैं कि नहीं कम से कम 4 लोग तो लगेंगे ही लगेंगे, जबकि 2 लोग काफी थे। वो 2 लोगों की सैलरी का खर्चा उठाकर आराम से काम करवा सकता है, लेकिन उसे बेवकूफ बना दिया। 4 लोग काम कर रहे हैं, 4 लोग सैलरी ले रहे हैं। तो कुल मिला के हो सकती है इंडस्ट्रीज के अंदर, कंपनीज के अंदर भी इस तरह की सिचुएशन, लेकिन आमतौर पर ज्यादातर केस में नहीं होती, क्योंकि बॉसेस कहाँ इतने बेवकूफ होते हैं, उनको तो सब पता होता है, वो तो देख लेते हैं। वो तो बल्कि अगर 2 लोगों की जरूरत है उसमें से भी एक को निकाल देते हैं, वो तो अकेले से ही काम करवा लेंगे पूरा का पूरा। तो ज्यादातर कंपनीज में तो ये चीज नहीं दिखती, तो ज्यादातर बार तो ये एग्रीकल्चर में दिखती है, जहां पर इवन एक एक्स्ट्रा पर्सन के आ जाने से क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? नहीं बढ़ती है। तो इस चीज को ये अच्छे शब्दों में क्या कहते हैं? अच्छे शब्दों में कहते हैं कि जब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, वो याद है पिछले साल मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता था? मार्जिनल प्रोडक्ट कि एक एक्स्ट्रा इनपुट लगाने से क्या एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी आएगी, वो होता था मार्जिनल प्रोडक्ट। जो शुरुआत में बढ़ता था बाद में गिरता था, वो कुछ पढ़ा था, कुछ तो पढ़ा था, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मुद्दे की बात की मार्जिनल प्रोडक्ट की एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ इनपुट लगाने से जो एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी आती है। अब यहां एक एक्स्ट्रा इनपुट यानी एक एक्स्ट्रा इंसान के आने से क्या एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी आ रही है? कुछ नहीं। क्या है मार्जिनल प्रोडक्ट? जीरो। तो कुल मिला के इस तरह की सिचुएशन में यही बोलते हैं, कई बार मतलब अच्छे शब्दों में डिफाइन करने के लिए यही बोलते हैं कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यानी एक एक्स्ट्रा पर्सन के काम करने से प्रोडक्टिविटी जो की रहेगी वो जीरो रहेगी, इवन समटाइम्स बिकम्स नेगेटिव। यानी कि समटाइम जो बाकी के लोग होंगे वो लथार्जिक हो जाएंगे, नालायक हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। भाई खुद ही सोचो, एक फील्ड पे 5 लोग काम कर सकते थे, फिर भी अगर अभी तो मैंने बोला एक एक्स्ट्रा भाई अगर 2 हुए तो हैं, फिर कितना सस्ता सस्ता के काम करेंगे ये हैं, फिर तो आराम से तसल्ली में काम करेंगे कि थोड़ा सा काम किया लेट गया, क्यों दूसरा भाई है ना ठीक है। तो ये तो और ज्यादा आलसी हो जाएंगे। इवन 5 लोग मिलके फुल एफिशिएंसी से जो काम करके जो हासिल कर सकते थे वो भी नहीं कई बार कर पाएंगे। तो इवन एक्स्ट्रा लोगों के आ जाने से कई बार प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। इसलिए लिखा हुआ है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो, या तो कुछ एक्स्ट्रा हासिल नहीं होगा या इवन कई बार गिर जाएगा। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो रहती है आमतौर पर जीरो। ये जो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है आमतौर पर वेज अर्नर के बीच में देखी जाती है। जो दिहाड़ी मजदूर हैं वहां पर कई बार जरूरत से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे करके डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज इनविजिबल, जल्दी से दिखती नहीं है। ये दिखती नहीं है मतलब जैसे वो जो नॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट है वहां पर तो दिखते हैं ना लोग, वो अरे करते नहीं है वो हड़ताल, ये नौकरी नहीं मिल रही यहां थोड़े ही कोई बोल रहा है कि हमें काम नहीं मिल रहा। वहां पर तो बोलते हैं लोग कि हाँ हम काम कर सकते हैं, काम करना चाहते हैं, काम नहीं मिल रहा है, नौकरी चाहिए हमें, ऐसे करके। तो वो दिख सकती है, ये नहीं दिखाई देगी। यहां पर तो सभी लोग आराम से कर रहे हैं काम, बस दिक्कत तो यही कि आराम से कर रहे हैं काम, कुछ ज्यादा ही आराम से कर रहे हैं काम, इनविजिबल है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। तो कुछ है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट तो उससे थोड़ी सी कुछ अलग है। तो ऐसे करके बात। इसके अलावा अर्बन एरिया के अंदर, अब अर्बन एरिया के अंदर इस तरह की सीजनल या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। तो वहां पर तो क्या मिलती है तो जरा सुन लेते हैं। तो इट इंक्लूड दोज इलिटरेट पर्संस हु आर विलिंग टू वर्क इन इंडस्ट्रीज, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, कंस्ट्रक्शन। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज बिकम एक्यूट, यानी कि बहुत सीरियस हो गई है। यानी कि वो काम करना चाहते हैं लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन वो नहीं है। इन इंडस्ट्रीज के अंदर माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, कंस्ट्रक्शन, तो इनके अंदर उनको काम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनके अंदर वो सफिशिएंट स्किल्स नहीं है। जैसे रूरल एरिया से अर्बन एरिया के अंदर कोई भी जो माइग्रेट होके आए हैं इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स उनको काम नहीं मिल पा रहा है उस इंडस्ट्रीज के अंदर। तो ऐसे करके बात। इसके अलावा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़े लिखे, पढ़ी लिखी बेरोजगारी
तो इन इंडिया प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग द एजुकेटेड पीपल इज क्वाइट ग्रेव। ग्रेव मतलब, ग्रेव क्या होता है? इज क्वाइट ग्रेव। ग्रेव क्या होता है? हाँ, क्या? हाँ, कब्र है ना। तो ये मतलब और भी ज्यादा खतरनाक बात बोली जा रही है कि अरे बहुत दफन हो जाओगे, मतलब कुल मिला के बहुत सीरियस है। इन शॉर्ट सीरियसनेस वर्ड को यहाँ पर डिपिक्ट किया जा रहा है। इट इज अ प्रॉब्लम स्प्रेड अक्रॉस द ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री बिकॉज द मसिव एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ एजुकेटेड पर्सन हु आर लुक आउट फॉर द व्हाइट कॉलर जॉब। इसका मतलब क्या है तो जरा सुन लेते हैं। तो आमतौर पर ये इस पॉइंट में यही कह रहे हैं कि टाइम के साथ में भाई पढ़ाई को तो काफ़ी ज़्यादा इनकरेजमेंट कर ही रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो सब पढ़ो सब पढ़ो, चाहे पढ़ पाओ या ना पढ़ पाओ लेकिन पढ़ो जरूर और पढ़ो जरूर। अब काफ़ी इतने सारे जो लोग पढ़ते हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं या इंजीनियर है ना, इंजीनियर बीटेक कर रहे हैं। क्या इंजीनियर एक 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 बेकार प्रोफेशन है? नहीं। लेकिन क्या ये बदनाम हो गए हैं वक्त के साथ थोड़ा बहुत? हाँ। तो बेसिकली कारण क्या है? तो बहुत से लोग बेसिकली इस तरह के काम करते हैं कि भाई बीकॉम कर ली आपने, बीबीए कर ली या एमबीए कर ली, एमबीबीएस कर ली या बीटेक कर ली, लेकिन अच्छे कॉलेज से नहीं की, या अगर अच्छे कॉलेज से की तो आपने घटिया तरह से की, आपने अपने अंदर कोई भी स्किल जनरेट नहीं की। या फॉर एग्जांपल सीए आपने कर ली, सीए कर ली, हाँ सीए के केस में भी ऐसा हो जाता है बहुत रेयरली। तो सीए कर ली लेकिन 2 साल की 3 साल की इंटर्नशिप थी, वो नकली सर्टिफिकेट ले लिया, काम के नाम पर कुछ नहीं आता आपको। इवन वो 2 साल 3 साल नकली सर्टिफिकेट क्यों लिया? जिससे ही घर पे बैठ के पढ़ाई करेंगे हम तो रैंक होल्डर बनेंगे। और इवन सीए की हिस्ट्री में ये काम हो भी चुके हैं कि कुछ एक लोग ऐसे कि 2-3 साल की डमी यानी नकली सर्टिफिकेट ले लेते हैं, वो कहीं ऑफिस नहीं जाते, कोई इंटर्नशिप नहीं करते, क्या करते हैं? मस्तीखोरी। नहीं नहीं नहीं, घर में बैठ के जी जान से पढ़ाई करते हैं कि रैंक लेके आएंगे। और क्या रैंक आ जाती है? हाँ रैंक आ जाती है। और रैंक लेके आने के बाद में क्या प्लेसमेंट लग जाती है? हाँ शुरुआत में तो लग जाती है, लेकिन जल्दी फायर हो जाते हैं वो लोग। तो 1-2 बार हिस्टोरिकली ये काम हुए हैं, इवन सीए जैसे इतने ज्यादा रेपुटेड कोर्स के अंदर भी, कि अच्छे खासे AIR 10 AIR 40 इस यानी ऑल इंडिया रैंक। एयर AIR ही बोलते हैं उसे। अरे चुप हो जाओ, एयर हवा, हवा हवाई है AIR बोलते हैं उसे। खैर, तो कुल मिला के अच्छे खासे रैंक होल्डर होते हैं। तो कुल मिला के उनसे सपोज तो ये किया जाता है कि उन्हें काम बहुत अच्छा आना चाहिए, लेकिन उनके अंदर स्किल इतनी जनरेट नहीं हो पाती। इतने सारे लोग ये एजुकेटेड यानी डिग्री के नाम पर तो एजुकेटेड हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर स्किल नहीं हो पाती। वो MBA कर चुके होते हैं, उन्हें चाहिए क्या? ये क्या लिखा हुआ है? व्हाइट कॉलर जॉब है। व्हाइट कॉलर जॉब मतलब कि मतलब एकदम है वो बाबूजी वाली नौकरी, ये है छोटा काम करेंगे हम? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मतलब डिग्री ले ली है आपने, स्किल्स कोई जनरेट नहीं की, और क्योंकि डिग्री तो क्या ली आपने? MBA ले ली है, MBA ले ली, तो छोटी मोटी नौकरी तो करनी ही नहीं है हमें, छोटे मोटे काम तो करने ही नहीं है। ये 15-20 हज़ार 25 हज़ार 30 हज़ार में क्या होता है? हमने MBA किया है, MBA हमें तो कम से कम 70-80-90, इससे कम क्यों चाहिए? नहीं चाहिए। तो कुल मिला के ऐसी चाहत होती है उनकी, मगर चाहतों से क्या होता है? क्या फर्क पड़ता है? सीधी सी बात है, क्या उनको नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। वो कौन कहलाएंगे? वो पढ़े लिखे बेरोजगार कहलाएंगे। और टेक्निकली मान के चलो हमारी कंट्री में, जैसे कि बहुत बार मैं बोलता हूँ, वाकई में मैं बोलता हूँ और वाकई में एक फैक्चुअल बात है, क्या वाकई में कंट्री में कोई अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है? अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या नहीं है। यानी कि एज ए स्टूडेंट क्या आप लोगों को डरना चाहिए कि हाँ अरे ये बार बार ये न्यूज़ के अंदर और इवन हमारी पढ़ाई में पढ़ाते रहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है, अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है, पता नहीं हम पढ़ तो रहे हैं, पता नहीं हमें नौकरी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, पता ही नहीं, मार्केट में तो इतना कंपटीशन है। तो टेक्निकली आपका कोई कंपटीशन नहीं है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं है, आपका कायदे वाला कंपटीशन कोई है ही नहीं। ये तो लुल्ले बुंजे बेकार के बच्चों की भीड़ भरी हुई है। किन बच्चों की? फिर से वही वाली बात कि जो पढ़ नहीं रहे, जिन्हें मस्तीखोरी करनी है। अब CUET के अंदर भी इतने सारी एप्लीकेशंस आती हैं, क्या आपकी इतने सारे सब बच्चों के साथ में कंपटीशन है? नहीं, आधी से ज्यादा, आधी से भी बहुत ज्यादा बच्चे तो यूं ही टाइम पास के लिए CUET भरते हैं। वो दिखती है कि हाँ एप्लीकेशंस इतनी सारी लाखों में है, DU में तो इतनी सी सीट है, तो कहाँ से हमारा एडमिशन हो जाए? अरे बड़े आराम से हो जाएगा, अगर ढंग से पढ़ाई करोगे तो बड़े आराम से DU में एडमिशन हो जाएगा। तो कंपटीशन आपका बहुत कम लोगों के साथ में, ऐसा नहीं कि है नहीं, है, लेकिन वो लाखों के साथ में नहीं है, या कई लाखों के साथ में नहीं है। जैसे DU में तो एप्लीकेशन कई लाख आ जाती हैं, जबकि सीट तो कई लाख नहीं है।
देखने में तो डेट्स फिर ऐसा ही लगता है डेटा कि हाँ अरे इतने लाख एप्लीकेशन, इतनी हजार सीट्स अवेलेबल हैं, कहाँ से नंबर आएगा, जबकि नंबर आ जाता है, बड़े आराम से नंबर आता है। और वही बात कि आप पढ़ाई कर लोगे, अरे इतनी सारी पॉपुलेशन है, अरे नौकरी कैसे मिलेगी, आप ढंग से पढ़ाई कर लो, कोई भी कोर्स करो, वेदर बीकॉम करो, एमबीए करो, बस ढंग से कर लो। अगर ढंग से कर लोगे स्किल आएंगी, और स्किल आएंगी तो फिर नौकरियां तो पड़ी हुई हैं मार्केट के अंदर, बड़े आराम से पड़ी हुई हैं। आप सीए करो, आप एमबीए करो, बस ढंग से करना है, पढ़ के करना है, खाली एग्जाम क्लियर नहीं करने हैं। तो ये वाली बात है, खैर जाने देते हैं। तो ये पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं। अगली बात टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अगर कभी भी मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर अचानक से टेक्नोलॉजी अपग्रेड करे, जैसे एआई अब आ गया है, या पहले के जमाने में इंटरनेट आया था, तो जिन लोगों ने इंटरनेट सीख लिया था वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहे, उनकी तो नौकरी बनी रही। लेकिन जो लोग कि हाँ ये इंटरनेट है, कौन सीखेगा इसको तो फिर उन लोगों का भी क्या कि कौन रखेगा ही नहीं ठीक है, तो उन्हें नहीं रखा गया, या जिनकी जॉब थी तो उनको निकाल दिया गया। सेम टू द अब करंट सिचुएशन के अंदर तो बात करें तो वो तो एआई की है, ठीक है, कि वक्त के साथ में एआई सीखना चाहिए। हालांकि इस वाली लाइन का मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ठीक है जाने देते हैं अब बीकॉम, जाने देते हैं बीबीए, जाने देते हैं सीए एलएलबी, अब तो करेंगे हम एआई क्योंकि एआई बेसिकली अभी के लिए एज ऑफ नाउ काफी ज्यादा इमर्जिंग फील्ड है। इसके ऊपर टेक्निकली बहुत ज्यादा सही तरीके का कोई स्ट्रक्चर्ड कोर्स अभी तक नहीं बना हुआ है। तो अभी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे कुछ एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज आगे चल के कर सकते हो, बट अभी के लिए कोई जो डिग्री कोर्सेज हैं आपके बीकॉम बीबीए एमबीए, ये ट्रैक आपका प्रोफेशन का चलता है, तो अभी के लिए तो वही होल्ड करना है। एआई के ऊपर आप कोई कोर्स अभी नहीं कर सकते हो, ढंग का कोर्स। आगे बढ़ जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या क्या हैं? कारण क्या क्या हैं? ये तो काफी ज्यादा आसान सी बात है कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसका रेट स्लो है, सारी की सारी बुरी बुरी बातें ही बोलनी है। पॉपुलेशन का ज्यादा होना, इतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं है जितना पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ता जा रहा है। मैन पावर प्लानिंग काफी खराब है सरकार की। इसके अलावा फॉरेन टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, अपनी इंडिया की मेड टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं बना रहे हैं, रिसर्च पे पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन पे बजट कम रख रहे हैं। जैसे कि रिसेंट गवर्नमेंट बजट में भी इतू सा बुक करा है उन्होंने, एजुकेशन बजट करते ही नहीं है खर्च, क्या कर सकते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है सरकार के पास, थ्योरेटिकली तो यही बोलना है, असल जिंदगी में तो कहीं नहीं है उनके पास खैर, तो ये तो कॉजेज हैं इनकी, सिर्फ मेनली सारी की सारी सिर्फ हेडिंग्स ही याद रखना है, ठीक है जी, मेनली। और कुल मिला के एक टॉपिक तो ये रहता है आपका कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और एक ये रहता है कि व्हाट आर द रेमेडियल मेजर्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। रेमेडियल मेजर मतलब हाँ, कि जिनको करने से अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी समस्या खत्म हो पाएगी, ठीक हो पाएगी, तो वो तो क्या है, मतलब थ्योरेटिकली हमारी पढ़ाई के हिसाब से तो आसानी है, असल जिंदगी में तो बहुत मुश्किल काम है। अब स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या किया जाए? हाँ और क्या, कि सरकार को कुछ ऐसे कदम लेने चाहिए जिससे कि इंक्रीज हो इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इंक्रीज है ना इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके अलावा और अगली क्या था पॉइंट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो बेसिकली कुछ एक ऐसी पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए जैसे कि कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा जिस गति से बढ़ रही है उस गति से ना बढ़े। इसके अलावा और अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड है, बेकार की टेक्नोलॉजी के साथ में काम किया जाता है, पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ में काम किया जाता है, तो कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए इन एग्रीकल्चर। हाँ बिल्कुल, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम हाँ तो कौन सा, यहाँ तो सारी ही बातें सरकार की चल रही हैं कि ये सारे के सारे रेमेडियल मेजर किसे लेने हैं, क्या हमें लेने हैं? नहीं, सरकार को लेने हैं ना भैया, सरकार के ऊपर भी निर्भर करता है। बजट में अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे तो शायद इकोनॉमी ग्रो करेगी, बेकार की बातें बोलेंगे तो यही शेयर मार्केट धड़ाम हो जाएगा जैसे अभी हुआ था, पता होगा शायद, है ना। हाँ खैर, तो डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, तो इसमें क्या बोलेंगे, वही कि कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लेके आनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। हालांकि क्या वो लेके आ, और ये सारे के सारे काम क्या करती है सरकार या नहीं? हाँ, तो क्या एजुकेशन सिस्टम में कुछ इंप्रूवमेंट लेके आती है या नहीं? नहीं आती तो है, ऐसा तो नहीं है, लेके आती तो है, बट देखो धीरे धीरे लेके आती है, एकदम से लेके नहीं आ सकती। एकदम से अगर लेके आ गई ना तो हालत खराब हो जाएगी।
तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तो हाँ मतलब वो एकदम से बदलाव नहीं कर सकते कि हाँ जैसे बोलते हैं कि भाई हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा रट्टाफिकेशन वाला है, बाहर वालों का बढ़िया है, थोड़ा एप्लीकेटिव माइंड वाला है, हैं? हमारा अगर कर दिया ना एकदम से तो सबसे पहले तुम्हारी ही हालत खराब हो जाएगी। अब तुम खुद सोचो भाई, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं अभी के लिए तो क्या है कि हाँ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अगर सपोज करो पढ़ाई का सिस्टम ही ऐसा बना दिया गया कि आपका 80 नंबर का पेपर ओरल होगा, उसमें से रेंडमली कोई भी सवाल पूछ लिए जाएंगे, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन क्या, कोई पैटर्न नहीं, किसी भी तरीके का पैटर्न ऑफ क्वेश्चन दे दिया जा सकता है। आमतौर पर अगर एक बेसिक डिफरेंस की बात करें यहाँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम और फॉरेन एजुकेशन सिस्टम की, तो वो यही तो अंतर है कि वहां बेसिकली टेक्निकली रट्टाफिकेशन से ज्यादा एप्लीकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं कि बच्चा इस्तेमाल कैसे कर रहा है उन बातों को रियल सिनेरियोज में या थोड़े बदले हुए सिनेरियोज में, वो उसे लागू कर पा रहा है या नहीं। और क्या सीबीएसई अपनी पढ़ाई की बात करते हैं, क्या सीबीएसई थोड़ा बहुत इन चीजों को धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर रहा है या नहीं? तो हाँ कर तो रहा है, बीएसटी में इतनी सारी केस स्टडी आती तो है। हाँ वक्त के साथ में थोड़ा ये और करना चाहिए, और जो कर रहा है सीबीएसई ऐसा नहीं है कि कर नहीं रहा, कि केस स्टडी का जो पैटर्न है वो थोड़ा हर बार बदले, थोड़ा बदले, एक तरह की केस स्टडी ना दें, अलग अलग तरह की दें। और क्या वो काम कर रहे हैं धीरे धीरे? हाँ बिल्कुल। अकाउंट्स में बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन के बजाय थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्सिटी डालें, तो बीच बीच में करती है सीबीएसई, हल्का फुल्का सा करती है। आप लोग पहली बार बोर्ड का पेपर दे रहे हो, मैं पिछले 10 साल से धीरे धीरे उसके लेवल को जज कर रहा हूं, तो कर रही है। ऐसा नहीं है कि बदलाव हो नहीं रहा, हो रहा है, लेकिन वो ज्यादा बड़ा बदलाव आप लोग देखोगे वो जब तुम्हारा तो ये क्रॉस हो चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ ओपन बुक एग्जाम, हाँ जो कि एक काफी अच्छी बात है। क्या होता है ओपन बुक एग्जाम? अच्छा नहीं पता, क्या बात कर रहे हो? हाँ कुछ नहीं, यही है कि एग्जाम में आंसर लिखने के लिए तुम्हें अब पड़ोसी की कॉपी में से झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे लिए अलाउड है कि तुम बुक लेके जा सकते हो अपने साथ, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के एग्जाम्स के अंदर ज्यादातर केसेस में केस स्टडी के क्वेश्चन आते हैं, और जहां अब यहाँ पर्पस यही होता है कि भाई आपको रट्टाफिकेशन याद नहीं करना कुछ भी। अब जैसे किसी चीज की डेफिनेशन हुई या कुछ हुआ तो वो याद नहीं करना है, बल्कि आपको तो केस स्टडी देखकर सिर्फ इतना याद करना है कि इसमें कंसेप्ट कौन सा लगेगा, और फिर वो कंसेप्ट अपनी बुक के अंदर खोलो, उसकी डेफिनेशन लिख दो, बात खत्म। हाँ बिल्कुल टेप दो। हालांकि वो बात अलग है कि कभी भी ओपन बुक एग्जामिनेशन जो कि हैं वो छोटी क्लासेस में नहीं रखे जाते, और नहीं रखने भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये रट्टाफिकेशन, क्या ये भी कोई बुरी बात है? नहीं, छोटी क्लासेस के अंदर अप टू एन एक्सटेंट थोड़ा बहुत समझने के बाद रट्टाफिकेशन करना अच्छी बात है। थोड़ी वोकैबलरी बढ़ती है, थोड़े अच्छे वर्ड्स हम याद करते हैं तो थोड़ी अच्छी वोकैबलरी होती है। ये ज्यादातर चीजें होती हैं बड़े लेवल पर, जैसे कि लाइक ग्रेजुएशन लेवल या मास्टर्स पर, या जैसे कि सीए फाइनल पर। वहां होता है क्या कि 3 पेज की केस स्टडी आई है, बच्चे सुनने में थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा, लेकिन बुक्स के नाम पर ब्रीफ केस लेके जाते हैं जिसके अंदर ढेर सारी किताबें लेके जाते हैं सीए फाइनल के केस में बात कर रहा हूं। तो 3-4 पेज की केस स्टडी आती है जिसके ऊपर मल्टीपल सवाल आपसे पूछते हैं। वहां पर्पस यही है कि आप जो लीगल प्रोविजन है वो याद नहीं करने, आपको सिर्फ ये देखना है कि इस केस स्टडी में कौन से लीगल प्रोविजन लगेंगे। अब वो फिर याद नहीं करना, आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि लागू क्या होगा, कौन सा सेक्शन नंबर लागू होगा। वही वाली ब्रीफ केस में से किताब उठाई वही पेज नंबर खोला, उसे देख के फिर लिख दिया। पर्पस क्या है कि आप अप्लाई कितना कर पा रहे हो। तो कुल मिला के क्या पढ़ाई में बदलाव आ रहा है? हाँ आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है। वो तो इंस्टा की रील्स में देखते रहते हैं कि बेकार है बेकार है बेकार है। क्या इंप्रूवमेंट नहीं कर रही सरकार? कर रही है। हाँ जी। डीयू में ओपन बुक नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं, मतलब ग्रेजुएशन में तो नहीं है, मास्टर्स का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन में तो नहीं है। ठीक है, नहीं वहां भी नहीं है, ग्रेजुएशन में नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर ये जो ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहली बार इंडिया के अंदर किए हैं तो ये प्रोफेशनल कोर्सेज वालों ने किए हैं, क्योंकि उन्हीं का मेन पर्पस होता है कि हाँ बच्चों को एकदम मतलब परफेक्ट बना देंगे। बिगिनिंग उन्होंने की थी, सीए इंस्टीट्यूट वालों ने भी उन्हें कॉपी किया था, बिगिनिंग सीएस इंस्टीट्यूट ने ही की थी। ठीक है, अरे वो बड़े मॉडर्न रहते हैं भैया खैर
इसके अलावा स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, तो इसके अंदर भी कॉरस्पॉन्डिंग वही जवाब दे देंगे कि इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए नेसेसरी स्टेप उठाए जाने चाहिए। कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो उनकी भी ग्रोथ के लिए नेसेसरी स्टेप उठाने चाहिए। फॉल्टी प्लानिंग, तो बेटर मैन पावर प्लानिंग, तो प्लानिंग जो की है वो थोड़ी सी अच्छी करनी चाहिए। तो ऐसे करके कुछ एक बातें। इसके अलावा एक ये सबसे आखिरी बात, और ये तो सबसे आखिरी क्या, ये तो कुछ लेटेस्ट बात भी है। जैसे पहले के जमाने में, ये कुछ बचपन की एसएसटी में भी पढ़ा होगा कि साल 2005 में सरकार एक मनरेगा स्कीम, हाँ, जो रिसेंट में क्या थोड़ा कुछ बदल दिया। पहले मनरेगा की बात करते, मनरेगा था क्या, तो साल 2005 में बेसिकली गवर्नमेंट ने ध्यान रखना, एक एक्ट कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, क्या एक्ट कोई स्कीम होती है। पहले महज एक स्कीम थी। स्कीम का मतलब क्या होता है, स्कीम का मतलब होता है जब चाहे सरकार लेके आए, जब चाहे सरकार उठा ले, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एलपीजी सिलेंडर पे सब्सिडी देना, ये एक स्कीम है, बिजली के बिलों पे सब्सिडी देना एक स्कीम है, सरकार जब चाहे दे, जब चाहे हटा ले, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब कहीं भी किसी चीज का अगर एक्ट बना दिया, तो एक्ट बना दिया और उसके अंदर कोई भी स्कीम को लागू कर दिया, जैसे ये पहले 2005 से पहले ये महज एक सरकारी स्कीम थी, कांग्रेस के जमाने की बात चल रही है, ये पहले महज एक स्कीम थी, जिसके जरिए बात क्या थी, सरकार गारंटी लेती थी कि जो भी अनएम्प्लॉयड पर्सन है हम उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे जरूर, और अगर नहीं दे पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा मिलेगा आपको। किस बात का, वो जो एक टर्म पढ़ते हैं हम, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता, यानी हम आपको पैसा देंगे। तो कुल मिला के यहां पर सरकार गारंटी देती है कि 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट हम आपको जरूर दिलवाएंगे। अगर नहीं दिलवा पाए, फेल हो गई ये काम करने में, तो ठीक है, हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, पैसा देंगे, किस काम का, बस ऐसे ही, क्योंकि हम फेल हो गए। तो इस स्कीम के जरिए सरकार गारंटी लिया करती थी इस तरह की। हालांकि बाद में साल 2005 में ही इस चीज का कानून बना दिया गया, कानून मतलब एक्ट पास कर दिया गया, जो एक बहुत बड़ी बात है। जिसके बाद मीनिंग क्या हुआ इस बात का कि एक्ट पास कर दिया गया कि अब ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं रह गई कि हाँ जब चाहे स्कीम लाए आए, जब चाहे विड्रॉल कर ली, नहीं, अब ये एक तरीके से एक परमानेंट स्कीम बना दी, और जो कभी सरकार निकाल नहीं सकती, विड्रॉ नहीं कर सकती। क्या विड्रॉ कर सकती है, हाँ कर तो सकती है, लेकिन उसके लिए तो पूरे कानून को खत्म करना पड़ेगा, और कानून को खत्म करना के इतना आसान काम है नहीं। कानून बनता है पार्लियामेंट के जरिए, जिसमें बहुत वक्त लगता है, तो कानून खत्म भी होता है पार्लियामेंट के जरिए, जिसमें बहुत वक्त लगता है, जिसमें वोटिंग होती है, जिसमें रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी सभी की सहमति होनी चाहिए। तो कुल मिला के किसी कानून को बनाना बहुत डिफिकल्ट है, और उसको विड्रॉल करना भी बहुत डिफिकल्ट है। तो कोई चीज अगर कानून के तौर पर स्कीम इंप्लीमेंट हुई है, और ये मनरेगा उन्हीं में से थी, तो बेसिकली तब तो इसको अब जो कि है विड्रॉल करना बहुत डिफिकल्ट काम। कैसे, पार्लियामेंट के जरिए वोटिंग होगी, सभी सहमति होगी, तब जाके विड्रॉल होगा। हालांकि है मोदी जी हैं तो मुमकिन है। तो विड्रॉल तो नहीं किया, बट थोड़ा सा है, थोड़ा वैसे क्या कंट्रोवर्शियल और डिबेटेबल सी ही बात है कि क्योंकि नाम आ रहा था महात्मा गांधी जी, जिनका लेना देना है थोड़ा सा कहीं ना कहीं अप टू एन एक्सटेंड कांग्रेस से, तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल सी बात है। बाकी इस चीज का नाम बदल दिया, राम नाम हर जगह होना चाहिए। एक इस बिल को हटाकर एक नया बिल लेके आए, जिसके अंदर मैक्सिमम प्रोविजन सेम रखे, थोड़े बहुत बदल दिए गए कुछ। जी राम जी, इसकी फुल फॉर्म है, गूगल कर लेना, घर पर जाकर चेक कर लेना। जो लगभग मान के चलो 90% बिल्कुल मनरेगा की ही बातें करता है। यहां पर भी वेज एश्योरेंस दिया जाता है, बस नाम बदल दिया और थोड़े बहुत कुछ प्रोविजंस में बदलाव कर दिए। ठीक है, अब वो क्या क्या, हमारा मुद्दा वो नहीं है। हालांकि हमारी पढ़ाई में क्या वो जी राम जी जी राम जी कैसा नाम है, जी राम जी, क्या वो आएगा? नहीं, वो नहीं आएगा, क्योंकि वो जो बदलाव आया है वो जस्ट अभी आया है, और पेपर तो मोस्ट प्रोबेबली बन चुके होंगे। तो हमारी पढ़ाई के अंदर जी राम जी नहीं आएगा। ऊपर से हमारी बुक्स के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर अभी भी स्टिल ये मनरेगा स्कीम ही जिंदाबाद। तो फिलहाल के लिए हमें तो यही करना है। और जो क्या है कि साल 2005 में सरकार ने एक एक्ट पास किया पार्लियामेंट के अंदर, मनरेगा, जिसके तहत 100 वेज ऑफ गारंटीड वेजेस बोला गया। और ये स्कीम मेनली रूरल एरिया में काम करती है, हालांकि क्या अर्बन एरिया में भी काम करती है? हाँ। और क्या यहाँ ये जो बोल रही है सरकार की, हाँ 100 दिनों के अंदर अंदर 100 दिनों का काम हम आपको जरूर दिलवाएंगे। कैसा काम? क्योंकि ये तो बढ़िया है, फिर तो है, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, आराम से सरकार ने तो गारंटी ली हुई है। अरे थोड़ा वैसा काम कि कहीं कोई
मजदूरी का काम, थोड़ा अनस्किल्ड नेचर का काम दिलवाते हैं। ये ऐसे नहीं कि हाँ हम गारंटी ले रहे हैं कि जल्द ही 100 दिनों में मैनेजर बना देंगे तुम्हें किसी कंपनी का, ऐसी वैसी कोई बातें नहीं है, ध्यान रखना। तो अनस्किल्ड नेचर का काम दिलवाने का एश्योरेंस देती है सरकार, और अगर नहीं वो काम दिलवा पाई सरकार तो बेरोजगारी भत्ता, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। तो ऐसे करके कुछ एक बातें, तो इसके ऊपर कुछ शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। तो बस ऐसे करके बातें हैं, ठीक है जी। हाँ जी, शॉर्ट नोट ऑन मनरेगा। इसके अलावा एक ये वाली छोटी सी और आखिरी चीज, और इसी के साथ में ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। जहां एक है डायरेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट, एक है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। जहां डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि जो सरकार है वो एक इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए उनके जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, यानी जो सरकार वैकेंसी खोलती है, वैकेंसी नहीं निकालती सरकार, रेलवे में भर्ती, उस मिनिस्ट्री में भर्ती, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भर्ती है, आर्मी में भर्ती, तो ये जो ये सब कुछ सरकार करती है। तो ये क्या करती है? डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है डायरेक्टली। और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है कि एक इकोनॉमी के अंदर सरकार एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए प्राइवेट कंपनी को एनकरेज करती है, बाहर की एमएनसीज को एनकरेज करती है कि आप आओ हमारे यहां पर फैक्ट्री डालो, अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को एनकरेज करती है आप और मल्टीपल ब्रांचेस खोलो। क्यों? जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। तो एक तो सरकार खुद एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है अपनी डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, आर्मी में, पुलिस डिपार्टमेंट में, तो वो तो होता है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। एक कि एमएनसीज को, मल्टीनेशनल कंपनी को या इंडियन कंपनीज को प्रमोट करने के लिए कि आप खोलो, बिजनेस करो, स्टार्टअप्स प्रमोट करती है गवर्नमेंट। क्यों करती है? कि ज्यादा स्टार्टअप होंगे, बिजनेसमैन होंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। तो सरकार क्या यहाँ डायरेक्टली कुछ कर रही है? नहीं, इनडायरेक्टली कुछ कर रही है, यानी बिजनेस कंपनीज को प्रमोट करना। तो इसको हम बोलते हैं कि जहां आउटपुट को हम बढ़ावाना चाहते हैं, कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस को हम एनकरेज करते हैं कि आप ज्यादा प्रोडक्शन करो और ब्रांचेस खोलो। इस चीज के लिए सरकार क्या कर सकती है? तो टैक्स सब्सिडी, टैक्स रिडक्शन कर सकती है, सब्सिडी दे सकती है, बस यही सब काम, ठीक है। तो यही सब काम होंगे तो लोग थोड़े से एनकरेज होंगे, प्राइवेट कंपनी एनकरेज होंगी, वो ज्यादा अपनी ब्रांचेस खोलेंगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ऐसे करके। तो डन, इसी के साथ में इस चैप्टर की बात खत्म, समाप्त।